हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो ये पार्ट नंबर 4 है आपकी। इसके पहले जो है आपकी थर्ड तक आ चुकी है और विजन आइज की ये मैगजीन से मैं आपको यहाँ पे स्टडी करवा रही हूँ। साथ ही साथ इसमें आप लोग की जो प्रीवियस लेसन है जिसमें कि मैं पीडीएफ से डायरेक्टली पढ़ाती थी, वो सारे लेसन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो ज्वाइन कीजिए मेरी टेलीग्राम चैनल जो कि है रिसोर्स पॉइंट के नाम से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन। और प्रीवियस ईयर में मैं कुछ क्वेश्चन पूछी थी, उसकी आंसर बता देती हूँ। और आज आप लोग के लिए एकदम से फ्रेश क्वेश्चन है जो कि लास्ट लेसन से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने लास्ट लेसन नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि देख लीजिए, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज़। तो मेनली मैं ये 4 क्वेश्चन पूछी थी। फर्स्ट है कि कौन सी कंट्री है जो कि फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिन्होंने यहाँ पे रीफ टॉक्सिक को, जो कि सन स्क्रीन बनाया जाता है, उसको बैन किया गया है। सेकंड है कि इंडिया में आपको कहाँ कहाँ कोरल रीफ देखने को मिलेंगे। थर्ड है कि कैरेक्टरिस्टिक ये किस आपकी बर्ड सेंचुरी की है। ये एक तरीके का सीजनल ऑक्सबो लेक देखने को मिलेगा, वो भी गैंगस ये गंगा आपका जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे जो सेंचुरी है ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विंटरिंग साइट के लिए यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट आते हैं, जिसमें कि आपके ग्रे लैक गूस भी है, जिसका कि 1% जो आपको साउथ एशियन पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, जो कि प्रेजेंट है आपका विंटर सीजन में। फोर्थ आपको बतानी है कि ये कौन से रामसर साइट्स के बारे में मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछ रही हूँ। ये जो रामसर साइट्स है यहाँ पे आप देखोगे कि ये रिजर्व होस्ट है और यहाँ पे सिर्फ नॉन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ ओनली यहाँ पे नॉन पॉपुलेशन है जो इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन है। तो आइए सबके आंसर देखते हैं। जो यहाँ पे पहली कंट्री है जिन्होंने रीफ टॉक्सिक का यहाँ पे बैन किया गया है, यानी कि कोरल रीफ से जो कि यहाँ पे सनस्क्रीन बनाई जाती थी तो उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है, तो ये पहली कंट्री है पलाओ। सेकंड है कि इंडिया में आप देखोगे कि कोरल रीफ कहाँ कहाँ है, तो गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है, अंडमान एंड निकोबार में है, लक्षद्वीप आइलैंड में है और मलवान में है जो कि महाराष्ट्र वाली रीजन है। और अभी न्यू आपका पता चला है अंगरिया बैंक जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, नेत्रानी आइलैंड जो कि आपके यहाँ पे कर्नाटक में है। तो ये आप लोग को दोनों न्यू है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखनी है। रेस्ट ऑफ दी आप लोग भी पहले पढ़ चुके होंगे एनसीईआरटी वगैरह में। समन बर्ड सेंचुरी है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि ये एक आपका ऑक्सबो लेक है जो कि याद रखना है गंगास के फ्लड प्लेन में है। और यहाँ पे आपकी जो मेनली है वो विंटरिंग साइट है बहुत सारे माइग्रेंट बर्ड्स और स्पीसीज के लिए। फोर्थ अगर हम लोग बात करें तो ये है बीज कंजर्वेशन रिजर्व जो कि पंजाब में है और यहाँ पे सिर्फ आपको इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन की सिर्फ नॉन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सो ये आप लोग देखोगे कि ये सब जो है आपका न्यू ऐड किया गया है रामसर साइट में। पहले हमारे यहाँ रामसर साइट जो है टोटल यहाँ पे आपकी 27 थी, बट यहाँ पे 10 और न्यू एडिशन हुई है जिससे कि टोटल आपकी रामसर साइट 37 हो गई है, जिसमें कि आपको मेनली 3 स्टेट से देखने को मिलेगा। कौन कौन से स्टेट है? महाराष्ट्र है, पंजाब है और यूपी है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आज की क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गोगा विल से, गोगा विल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो इसमें आपको बतानी है कि सबसे पहले कि ये किस डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी स्टेट में यहाँ पे आपका गोगा बिल को कम्युनिटी रिजर्व्स का टैग दिया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन ऑक्सबो लेक, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की कौन सी स्टेट की है। साथ ही साथ आपको बतानी है कि कौन सी रिवर में ये आपको देखने को मिलेगा, कि नॉर्थ में कौन सी रिवर है और साउथ में तो यहाँ पे गंगा है। साउथ और ईस्ट में आपको गंगा देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्थ में कौन सी रिवर है ये आपको बतानी है। सेकंड है कि यहाँ पे आप लोग को जो कहा जाता है वेटलैंड में कि वाइज यूज़ करना है, अंडर वाइज यूज़, तो ये इसमें कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ है वाइज यूज़ में ये आपको बतानी है। थर्ड आपको बतानी है कि कहाँ पे आपको सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व्स देखने को मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व्स आपकी न्यूज़ में आ चुकी है, तो पहले की भी जो मेनली आपकी बेसिक कम्युनिटी रिजर्व्स है उसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया में आपको ओनली 1 लोकस्ट ब्रीडिंग सीजन देखने को मिलेगा, तो ये कौन सी ब्रीडिंग सीजन से ये आपको बतानी है। ओके, तो यहाँ पे लोकस्ट अटैक के बारे में हम लोग देखे थे, जो टिंडी ने काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रखी है गुजरात वाले रीजन में आपका, तो बहुत ज़्यादा राजस्थान गुजरात वाले रीजन में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इसलिए इसके बारे में आपको बताना है कि इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा टाइम होता है लोकस्ट ब्रीडिंग सीजन का, तो वो कौन सी ब्रीडिंग सीजन है ये आपको बतानी है। आइए अब हम लोग आज के आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की टॉपिक जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप लोग के पास अगर पीडीएफ है पीटी 365 इन्वायरमेंट की, तो आप लोग उससे रिवाइज कर सकते हो। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत जल्दी ही ये भी कंप्लीट होने वाली है पीटी 365 साइंस एंड टेक, और हमारी इन्वायरमेंट बहुत जल्दी अब कंप्लीट हो जाएगी। मुझे लगता है मुश्किल से 2-3 लेसन आएगी, उसके बाद मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। तो सबसे पहली जो यहाँ पे टॉपिक है वो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 की। ये एक तरीके का इंडेक्स है, तो इसके बारे में आप लोग को याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 को रिलीज़ की है। तो ये इस एजेंसी के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही बनता है, कोई भी रिपोर्ट है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो याद रखना ही है कि किसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। डिटेल देख लेते हैं।
वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है एक क्रिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड करती है, इंसाइट प्रोवाइड करती है कि किसी भी कंट्री में एनर्जी की क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, और ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या मीन रखते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कितना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है। तो यानी कि वर्ल्ड की एनर्जी आउटलुक देखा जा रहा है, इट मीन्स कि एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात किया जा रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पे आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 3 यहाँ पे पैरामीटर है जिसके बारे में यहाँ पे देखा जाता है। ओके, तो मेनली आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में अगर देखें तो ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे OECD के फ्रेमवर्क में आपका इसका इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी 1974 में, जिसमें कि जितनी भी यहाँ पे ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस आपको देखने को मिलता है ना, उसको यहाँ पे उस सारे कंट्रीज़ को हेल्प किया जाएगा। यानी कि समटाइम्स आप लोग देखते हो कि किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण जो है ऑयल की सप्लाई जो है डिसरप्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ड्रोन अटैक हुआ था सऊदी अरेबिया के ऑयल फैक्ट्री में, तो वहाँ पे वो डिसरप्ट हो गई थी। उसके बाद यूएस जो है वो सैंक्शन लगाए हैं ईरान के ऊपर, जिसके कारण जो है ईरान की जो ऑयल सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गई है। तो इस तरीके से जो है ना, जितनी भी यहाँ पे आपको OECD के अंदर मेंबर्स कंट्री देखने को मिलेंगे, इट मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसमें जो ऑयल सप्लाई कंट्रीज़ है कहीं ना कहीं उनके ऑयल सप्लाई में प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसलिए उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। इसकी हेडक्वार्टर आपकी पेरिस में है, और जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे IEA की ट्रीटी में देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे एग्रीमेंट ऑन द इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम कहा जाता है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट कंट्री है IEA में, उनको यहाँ पे मेंबर कंट्री होना ही पड़ता है OECD का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से ट्रिकी स्टेटमेंट जो है ना UPSC हर बार यहाँ पे पूछ लिया करती है। तो OECD का अगर मेंबर है तभी वो यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर हो सकते हैं। अगर IEA के फैमिली की बात करूँ तो अब वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं 75% जो कि ग्लोबल की एनर्जी कंजप्शन है। मेंबर की अगर बात करूं तो यहाँ पे टोटल आपको 30 मेंबर कंट्री देखने को मिलेंगे, साथ ही 8 एसोसिएट कंट्रीज़ हैं। इंडिया भी यहाँ पे एसोसिएट मेंबर है, 2017 में इसकी मेंबर बन गई थी। क्योंकि हम लोग OECD के मेंबर नहीं है, इसलिए हम लोग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ पे मेंबर नहीं है, लेकिन एसोसिएट मेंबर ज़रूर है। और हम लोग कब बने हैं तो 2017 में। अदर कुछ यहाँ पे पब्लिकेशन देखें जो कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा देखने को मिलेगा, तो ये ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेटस रिपोर्ट है, तो ये भी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। तो आप लोगों को पता है कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी बायोजेट फ्यूल, तो ये न्यूज़ में क्यों थी? रिसेंटली एक रशियन ओरिजिन है AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन, ये आपका जो है फॉर्मली फ्लीट हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे रशिया ओरिजिन की AN-32 आपका ट्रांसपोर्ट प्लेन है, जो कि आपका यहाँ पे फ्लीट हुआ था, एक साथ ये यहाँ पे ट्रैवल करी थी। यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ है जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, वो ऑलरेडी इस तरीके का टेस्ट फ्लाइट यहाँ पे कंडक्ट किए। बट इंडिया यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस में से फर्स्ट है जो कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों में फ़र्क होता है। डेवलप कंट्रीज़ इतने ज़्यादा वो सक्षम होते हैं कि इस तरीके का बायोजेट फ्यूल को इस्तेमाल कर सके अपने जितने भी फ्लाइट वगैरह है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में देखने को मिलेगा कि हम लोग इंडिया के फर्स्ट कंट्री बन चुके हैं डेवलपिंग नेशंस में, जो कि इस तरीके का बायोजेट फ्यूल को हम लोग इस्तेमाल किए। तो आइए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इससे पहले आप लोग को समझना होगा जेट्रोफा के बारे में। सो व्हाट इज़ जेट्रोफा? जेट्रोफा एक तरीके का आपका लैटिन अमेरिकन ओरिजिन एक प्लांट है, जो कि अब वाइड स्प्रेड इसका इस्तेमाल होता है, और ये हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा, एरिड और सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन में। तो जेट्रोफा की आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका उपजाया जाता है। ये ड्रॉट रेसिस्टेंट पेरेनियल प्लांट है, जो कि 75 ईयर्स तक ये जीती है। कहने का मतलब है कि ये ड्रॉट जैसे एरिया में भी जो है ये रेसिस्ट कर सकती है। 75 ईयर्स तक इसका होल लाइफ स्पैन है। जेट्रोफा की जो सीड्स है ना, इसमें 35% नॉन एडिबल ऑयल कंटेन होते हैं, जिसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जेट्रोफा सीड आप देखोगे तो यहाँ पे जो है एक्सीलेंट ऑर्गेनिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स जिसमें कि हाई नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं, इसको हम लोग लाइव स्टॉक फीड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वाइड रेंज ऑफ इसका यूज़ है जेट्रोफा का, तो ये ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा ये बर्निंग टॉपिक थी न्यूज़ में बहुत ही, तो यहाँ पे आपका जो है ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही अब यहाँ पे बायोफ्यूल के बारे में पहले बात करते हैं। तो बायोफ्यूल होता क्या है? बायोफ्यूल जो है ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, ठीक है, जो कि आपका प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे आप लोग का क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग बायोजेट फ्यूल को इस्तेमाल किए हैं, और बायोफ्यूल जो होता है ना, वो आपका हाइड्रोकार्बन फ्यूल होता है, जिसको कि ऑर्गेनिक मटेरियल से इस्तेमाल आपका इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रोड्यूस किया जा रहा है, इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा प्योर
सिक्योर है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही कम समय में इसका प्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पे बायोफ्यूल को समझने के लिए आपको डिफरेंट जनरेशन समझना होगा कि किस किस जनरेशन में किस किस तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन अगर बायोफ्यूल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग फूड क्रॉप्स को इस्तेमाल करते थे, जैसे कि वीट हो गए, शुगर हो गए, तो इससे इथेनॉल बनाया जाता है, ऑयल सीड्स बनाया जाता है जो कि बायोडीजल्स के लिए होते हैं, और कन्वेंशनल मेथड ऑफ फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करके। इट मीन्स कि फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल है, तो यहाँ पे फूड क्रॉप्स, वीट, शुगर, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके बायोडीजल्स जो है यहाँ पे आपका बनाया जाता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। सेकेंड जनरेशन की बात करें 2G बायोफ्यूल में, तो यहाँ पे नॉन फूड क्रॉप्स और फीड स्टॉक है, जैसे कि आपका जट्रोफा जो इस्तेमाल होता है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जट्रोफा किस जनरेशन में आपका इस्तेमाल हुआ है, तो इट वॉज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। यहाँ पे लकड़ी वगैरह यूज़ होने लगे, ग्रास, सीड क्रॉप्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, तो ये सारी चीज़ों से बायोफ्यूल का प्रोडक्शन होने लगा। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की बात करें तो स्पेसिफिकली यहाँ पे एल्गी का इस्तेमाल होता था, जो कि बायोमास जो है ना, इसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाता था। तो देखिए इसमें एक टेक्निकल प्रोसेस है आपका, अगर आप उस प्रोसेस में समझने जाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उतना ज़्यादा आपको डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि बायोफ्यूल जो है किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल से आपका बनाया जाता है, उससे प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड थिंग आपको ये जानना है कि 4 जनरेशन अब तक हो चुके हैं बायोफ्यूल को आपका प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहले तो आपका क्रॉप वगैरह से, फूड क्रॉप जो है उससे बनाया जाता था, सेकंड में आपका नॉन फूड क्रॉप से, थर्ड में आपके एल्गी से, एंड फोर्थ में आपको देखने को मिलेगा कि फोर्थ का जो जनरेशन है आपका 4G बायोफ्यूल जो है ना, इसका एम बस यही नहीं है कि सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करना, बट इसका एम ये भी है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना और स्टोर करना। तो क्यों ऐसा है 4G जनरेशन में, क्योंकि अभी तो हम लोग 4G जनरेशन का बात कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा है ना क्योंकि हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी का। अब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ना 17 गोल हम लोग को दे दिया गया, हम ही लोग को नहीं, ऑल ओवर द इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये दिया गया। तो हम लोग भी जो है ना इसके मेंबर बन गए हैं, और हम लोग भी ये ठान लिए हैं, बहुत स्मार्ट बन गए कि 2030 तक तो हम लोग सारे 17 के 17 गोल को हम लोग यहाँ पे अचीव कर लेंगे। अब एक बार आप लोग देख लीजिए कि 17 गोल्स है क्या। देखिए यहाँ पे टोटल 17 गोल है, तो मैं इसको टाइम टू टाइम दिखाते रहती हूँ जिससे कि आप याद कर सको। तो हम लोग को 2030 तक, 2015 में ये गोल आया था और 2030 तक इसको अचीव करने का टारगेट है। फर्स्ट गोल है कि हमारे यहाँ कोई भी पॉवर्टी नहीं हो, गरीबी ना हो, कोई भी भूखे ना रहें, गुड हेल्थ हो सबकी। फोर्थ है कि एक अच्छा खासा क्वालिटी एजुकेशन मिले। फिफ्थ है कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, मेल फीमेल में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सिक्स है कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन का ध्यान रखना है। सेवन्थ है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो। सैनिटेशन वगैरह का अगर मैं बात करूँ तो ये तो अब कोरोना वायरस लाकर जो है, जो स्वच्छ भारत मिशन नहीं कर पाए वो शायद कोरोना वायरस कर दे, तो इसीलिए ये 6 गोल तो है हम लोग अचीव कर ही पाएंगे। सेवन्थ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 है यहाँ पे डिसेंट वर्क और इकॉनमिक ग्रोथ, और इकॉनमिक ग्रोथ जो है आज के डेट में हमारी डाउन हो चुकी है, तो इसलिए ये तो प्रॉब्लम है, डिसेंट वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत बढ़ रहा है। 9th की बात करूँ तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग योजना मैगजीन डिस्कस किए थे, तो उसमें आप लोग को पता है कि इनोवेशन पे अब फोकस किया जा रहा है, और इनोवेशन के लिए अटल इनोवेशन मिशन का आपका लाया गया है, जिसके थ्रू अटल टिंकरिंग लैब आपका बनाया जाता है, जिसमें कि बच्चे आपके जो है वो 6 क्लास से जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो यहाँ पे अपने जो भी आइडियाज़ वगैरह है उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग लिंक कर सकते हो कि 9 जो आपकी यहाँ पे गोल है वो हेल्प होगा किससे, तो अटल मिशन से, अटल इनोवेशन मिशन से। ओके, 10 की बात करूँ तो इनइक्वालिटी को कम करना है। इनइक्वालिटी आप लोग देखते हो कि हर एक जगह इनइक्वालिटी होती है, चाहे आपका जेंडर के बेसिस पे हो, या फिर आपका सेक्स के बेसिस पे हो, या फिर रिलीजन के बेसिस पे हो, इनइक्वालिटी तो आपका सब जगह है। 11th की बात करूँ तो सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ है, जो आपका स्मार्ट सिटीज़ का मिशन है उसको आप लोग 11 से जोड़ सकते हो। 12 है आपकी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो आपका सप्लाई डिमांड का यहाँ पे फंडा है, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पे कंजप्शन कर सके। अब कंजप्शन तभी कर पाएंगे जब उन चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन तभी होगा जब यहाँ पे मार्केट में डिमांड होगी, है ना। तो ये पूरा इकोनॉमिक टर्म होता है, आपका सप्लाई और डिमांड का फंडा होता है। 13 की बात करूँ तो क्लाइमेट एक्शन, जो कि आज के डेट में इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रही है, आपको देखने को मिलता है कि कभी भी रेनफॉल हो रही है, कभी भी गर्मी हो रही है, कभी भी हीट वेव हो रही है। अभी रेनफॉल हो रही है, मैं जब अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स 4:17, सो अभी जो है मॉर्निंग में यहाँ आपका रेनफॉल हो रहा है। तो देखिए आप लोग किसके किसके पास यहाँ पे रेनफॉल हो रही है। तब की इवनिंग में थोड़ी गर्मी थी, और मीन्स आज थोड़ी गर्मी थी, लेकिन अभी अचानक से जो है रेनफॉल हो रही है, और कुछ पता पैटर्न भी पता नहीं चल रहा है। आप लोग देख रहे हो कि एक के बाद एक साइक्लोन भी हिट कर रही है, तो क्लाइमेट चेंज की तो ऐसे भी बैंड बज चुकी है। तो देखते हैं कि 13 गोल हम लोग कब तक अचीव कर पाते हैं। लाइफ बिलो वाटर, यस, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ओशन एनर्जी के बारे में। तो लाइफ बिलो वाटर है, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग लाइफ ऑन लैंड है, इन दोनों पे ध्यान देना है। पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी कि हम लोग डिफरेंट
डिफरेंट आप लोग देखते हो कि बायलैटरल सबमिट होती है, मल्टीलैटरल सबमिट होती है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। तो ये बस किसी गोल को यहाँ पे अचीव करने के लिए, और गोल भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। मान ली क्लाइमेट चेंज को आपका टैकल करना है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को कम करना है, या फिर टेररिस्ट को कम करना है, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान देना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे फंडे हैं जिसपे कि हम लोग जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो ये सारे टोटल यहाँ पे 17 गोल है जिसको 2030 तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चारों जनरेशन आपको याद रखना है एट एनी कॉस्ट। अब देखते हैं प्रोग्राम और स्कीम्स क्या है जिसमें कि यहाँ पे बायोफ्यूल को प्रमोट किया जा रहा है। तो सरकार बहुत ज़्यादा फोकस करी है बायोफ्यूल के लिए, और इसी को फोकस करते हुए जो है 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल लाया गया। तो यहाँ पे बायोफ्यूल का जो है ना कैटेगराइजेशन कर दिया गया। कैटेगराइजेशन करके यहाँ पे क्या हुआ कि एक अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट यहाँ पे फिनेंशियल और फिजिकल इंसेंटिव्स दिया जाएगा हर एक कैटेगरी में। तो दो मेन कैटेगरी है, पहला क्या है कि 1G है, दूसरा क्या है यहाँ पे 2G है। नहीं, पहला यहाँ पे बेसिक बायोफ्यूल है और दूसरा यहाँ पे एडवांस बायोफ्यूल है। ओके, तो इसके अंदर आपको और फर्दर यहाँ पे सब कैटेगरी देखने को मिलेगा। तो बेसिक बायोफ्यूल में क्या है, यहाँ पे आपकी 1G है। 1G कहने का मतलब कि यहाँ पे जो बायोफ्यूल आपका प्रोड्यूस किया जाएगा वो क्रॉप से किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी वीट वगैरह है उन सब से किया जाएगा। यहाँ पे बायो इथेनॉल और बायोडीजल की बात करते हैं। सेकंड यहाँ पे एडवांस बायोफ्यूल क्या है, तो यहाँ पे 2G है। कहने का मतलब है कि इथेनॉल है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इससे जो है ना हम लोग यहाँ पे ड्रॉपिंग करेंगे फ्यूल को। थर्ड जनरेशन भी है इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि बायोफ्यूल है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है, हाँ बस ये दो है। ठीक है, तो ये दोनों का ध्यान रखना है। इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है इस एक्ट के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो भी यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, पेट्रोल प्रोग्राम को 2003 में लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या था ना कि इथेनॉल के साथ जो है इथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल में, और ये जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्निंग के कारण बहुत ज़्यादा कार्बन का इमिशन होता है। तो रिन्यूमरेशन भी दिया जाएगा फार्मर्स को, सब्सिडाइज यहाँ पे क्रूड इम्पोर्ट्स भी हो पाएंगे, और हम लोग फॉरेक्स सेविंग भी यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। मतलब कि एक काम करके हम लोग कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है ना एक तीर से कहते हैं कि चार निशाना कर पाएंगे। अब कैसे कर पाएंगे यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग देखते हो कि पेट्रोल है, हम लोग क्या करते हैं कि क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट कहाँ कहाँ से करते हैं, मेनली हम लोग वेस्ट एशिया से करते हैं। अब वेस्ट एशिया में तीन आपकी सबसे बड़ी कंपनी है, तीन सबसे बड़ी स्टेट कंट्री है। फर्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इराक है, सेकंड यहाँ पे ईरान है, और थर्ड यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। ये तीन हमारी बेसिक सबसे फर्स्ट आपको टॉप 3 कंट्री देखने को मिलेगा जिससे कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो क्रूड ऑयल से ना यहाँ पे आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपका रिफाइन किया जाता है, निकाला जाता है। तो जो हम लोग पेट्रोल निकालते हैं और पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल वाले जो व्हीकल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट करते हैं, उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत जहरीली गैसेस भी निकलती है, जिससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके से पेट्रोल और जो डीजल वाले व्हीकल्स होते हैं। तभी तो हम लोग आज के डेट में बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होगा कि आपका पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल नहीं करना होगा। तभी तो हम लोग CNG की बात करते हैं। बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फोकस कर रहे हैं कि CNG का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस कम हो सके। ओके, तो ये सारी चीज़ कर रहे हैं हम लोग। तो दो चीज़ तो आप लोग यहीं पे देख लिए। तीसरी चीज़ यही है ना कि अगर हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे ना तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब हमारे कंट्री में ये जो किया जाता है ये मात्र 10% तक किया जाता है। सरकार चाहती है कि इसको बढ़ा के 20% तक ही हम लोग इसको कर सके। ठीक है, आफ्टर ऑल यहाँ पे 20% तक करना है। लेकिन यही चीज़ आप लोग ब्राज़ील का देखोगे, ऑस्ट्रेलिया का देखोगे, तो ब्राज़ील में 40% तक जो है ना आपका पेट्रोल के साथ यहाँ पे इथेनॉल का ब्लेंडिंग होता है। ऑस्ट्रेलिया में बात करूँ तो 50-60% तक वो लोग पेट्रोल में जो है आपका इथेनॉल का ब्लेंडिंग करते हैं। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो जहरीली गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कि हमारे अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को बूस्ट कर रही है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कम हो पाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाते हैं तो सबसे पहला तो आप लोग समझ गए कि इन्वायरमेंटल कंसर्न हो पाएगा। अब इन्वायरमेंट में जो आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन देखने को मिलती है, तो इससे क्या है कि और भी ज़्यादा आपका बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है, जब फॉसिल फ्यूल का कंजप्शंस होता है ना, यानी कि यहाँ पे आप लोग को जलाया जाता है ये सब फॉसिल फ्यूल्स, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग इथेनॉल का यहाँ पे ब्लेंडिंग करेंगे तो इथेनॉल के प्रोडक्शन से क्या होगा कि फार्मर्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम आएगा, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल के प्रोडक्शन में फार्मर्स अगर काम करते हैं तो उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपका यहाँ पे रिन्यूमरेशन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट होगी। साथ ही साथ जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो क्रूड ऑयल जो हम
लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इसको कहीं ना कहीं हम लोग कम कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जो है पेट्रोल में अगर इथेनॉल की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे इसकी मिक्सिंग का, तो पेट्रोल की जो खर्चे हैं ना वो कम हो जाएंगे। जब पेट्रोल के खर्चे हो जाएंगे तो हम लोग को इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। साथ ही साथ फॉरेक्स सेविंग भी आपका जो है अचीव हो पाएगा। क्योंकि हम लोग जो इसको मंगवाते हैं, जैसे कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग फॉरेक्स जो करेंसी होती है, फॉरेन जो करेंसी होते हैं ना, उसी में हम लोग इसको जो है डील करते हैं। तो समटाइम्स हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है जैसे कि डॉलर वगैरह, तो हम लोग उसी में मेनली जो है जितनी भी क्रूड ऑयल है उसको हम लोग परचेज़ करते हैं। तो अगर हम लोग कम परचेज़ करेंगे तो हमारे पास जो फॉरेक्स सेविंग है वो ज़्यादा हो पाएगा, ऑब्वियस है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि एक तीर से जो है ना 4-5 निशाना तो यहाँ पे बन ही गया। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। प्रेजेंटली अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है ये आपका रन हो रहा है 21 स्टेट में और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करें तो OMC जो है वो यहाँ पे ब्लेंड करिए अप टू 10% ऑफ इथेनॉल, वो भी पेट्रोल में। तो यहाँ पे अभी आप लोग को पता है कि 10% ही इथेनॉल जो है पेट्रोल में आपका ब्लेंड हो रहा है, और इसको एक्सटेंड करना है 20 से 25% तक यहाँ पे इथेनॉल को ब्लेंड करने की टारगेट रखी गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और देख लीजिए, ये है प्रधानमंत्री जीवन योजना, G1 योजना, ओके। जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ओके। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन ये कभी कभी इंग्लिश से अचानक हिंदी पढ़ने में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, जीवन है। जीवन स्टैंड फॉर जैव ईंधन, V फॉर वातावरण, A फॉर अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ओके। तो ये योजना का नाम याद रखना है। वैसे भी प्रधानमंत्री जो मोदी जी है ना, वो हमारी जो है काम को बहुत ज़्यादा टफ कर दिया। आप लोग को लगता है कि नहीं, इससे पहले इतना ज़्यादा स्कीम्स और योजना पे इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था, बट जब से ये आए ना तब से बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। बट कोई ना, हर एक चीज़ को तो एक तो ऐसा एक्रोनीम बना कर देते हैं जिसका आपको फुल फॉर्म ही रट्टा मारते रहो। फुल फॉर्म रट्टा मारते मारते ही जो है यहाँ पे तो सांस फूलने लगती है। अब इसके आगे क्या ही पढ़ूँ, है कि नहीं। खैर कोई नहीं, आप लोग 1-2 बार इसको पढ़ते रहोगे ना, रिवीजन करते रहोगे तो आपको सबकी फुल फॉर्म याद हो जाएगी। और फुल फॉर्म तो याद होता नहीं, और दूसरी बात क्या करते हैं, सबसे ट्विस्ट करने वाली बात कि क्वेश्चन पेपर में दे देंगे ना कि प्रधानमंत्री जीवन योजना। अब आप लोग कंफ्यूज होते रहो, क्योंकि वहाँ तो इतना ज़्यादा प्रेशर में रहते हो। जीवन योजना आप देखोगे तो समटाइम्स आपको लगेगा कि ये कोई लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, समथिंग आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है नहीं लगता है ऐसा। लेकिन इसके अंदर आप लोग जब तक इसकी फुल फॉर्म आप नहीं जानोगे तब तक आप जो है वहाँ पे क्वेश्चंस तो आप लोग 90% आप लोग इनकरेक्ट करके आओगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जीवन योजना में है क्या। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वो भी इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पे जो आपका इस्तेमाल किया जाएगा वो बायोमास का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर कोई भी यहाँ पे रिन्यूएबल फीड स्टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना के अंदर क्या है कि 12 यहाँ पे कमर्शियल स्केल है, 10 यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन स्केल है, जो कि सेकेंड जनरेशन से यहाँ पे इथेनॉल प्रोजेक्ट होगा। और इसको फंडेड किया जाएगा वायबिलिटी गैप फंडिंग के सपोर्ट के द्वारा। और 2 फेज़ होगा, एक तो आपको देखने को मिलेगा कि 2018-19 में है, और दूसरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2023 से 24 तक है। तो 2 फेज़ में इसको कवर करने की बात की जा रही है। तो इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे तो पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ठीक है। तो फसल अवशेष निवारण यानी कि फसल में जो आपका अवशेष बच जाता है, बाय प्रोडक्ट जो बच जाती है ना, उसका किसी ना तरीके से उसको फेंकना नहीं है, उसी से कुछ भी आपका जो है इस्तेमाल करना है। तो ये क्या होता है, ये आपका हो गया सेकेंड जनरेशन आपका इथेनॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बायोफ्यूल का जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो समटाइम्स ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। बायोमास का प्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए शुगर केन होते हैं ना, गन्ने को जब आप लोग यहाँ पे गन्ने का रस निकालते हो, उसके बाद जो आपका उसका अवशेष बच जाता है, बाई प्रोडक्ट बच जाता है, उसको हम लोग मोलासेस कहते हैं। तो मोलासेस से बायोमास बनाया जाता है, बायोमास से आपका बायोफ्यूल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है आपका, जिससे कि आप लोग देख रहे हो कि कोई भी अवशेष है तो उसी से निवारण किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे बातें हो रही है बायोफ्यूल की, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका किया जाएगा ये इथेनॉल का आपका बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इस योजना के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका 12 कमर्शियल स्केल है और 10 यहाँ पे जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन स्केल है। थर्ड यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपका विएबिलिटी गैप फंडिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। विएबिलिटी गैप फंडिंग इसलिए होता है ना क्योंकि गवर्नमेंट आज के डेट में जो है मैक्सिमम प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि विएबिलिटी गैप फंडिंग का प्रोविजन रख रही है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट में आप लोगों को पता है कि 1 टाइम एलोकेशन हो जाता है। मान लीजिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपका 1 टाइम एलोकेशन हो गया। अब यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इम्प्लीमेंट करते करते या फिर उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से करने में ना कभी कभी फंडिंग की कमी हो जाती है, पैसे की क्रंचेस हो जाती है। तो बेसिकली वो जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। मेनली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा कि पैसे की
कमी के कारण जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से बिल्ड नहीं हो पाती है, तो फिर उसमें एक्स्ट्रा मनी इन्फ्यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए विएबिलिटी गैप फंडिंग लाया गया है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली सही हो, यानी कि हमारे इकोनॉमिक के लिए उसका सही है, उस तरीके के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, तो और लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है, तो सरकार क्या करेगी कि वहाँ पे जो है ये फंडिंग का आपका प्रोविज़न रखिए कि सरकार टाइम टू टाइम देखेगी कि अच्छा अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कितना इम्प्लीमेंट करने में कितना यहाँ पे पैसे की खर्च है, तो उतना जो पैसे है ना वो टाइम टू टाइम इसमें इस फंडिंग में आपका इस फंडिंग के प्रोसेस इस फंडिंग के थ्रू जो है ना इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि विएबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू यहाँ पे रखा गया है। कंप्लीशन ऑफ टाइम आपको ध्यान रखना है 2024 तक है। सेंटर जो है ना वो हाई टेक्नोलॉजी के CST एक टेक्निकल बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। ये भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इस स्कीम के। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओके, अब इसी से कुछ रिलेटेड न्यूज़ है ये देख लेते हैं। रिलेटेड न्यूज़ ये है कि रिसेंटली यहाँ पे DGCA जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है वो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन यहाँ पे आपका ड्राफ्ट किए हैं, और वो भी एरोप्लेन ऑपरेटर्स के लिए जो कि इंटरनेशनल रूट पे फ्लाई कर रहे हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन होगा कार्बन ऑफसेटिंग एंड यहाँ पे रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, जिसको कॉर्सिया भी कह रहे हैं। सो कॉर्सिया है क्या? कॉर्सिया आपको देखने को मिलेगा कि एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल मार्केट बेस्ड जो आपका मेजर्स है ना, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है इंटरनेशनल एविएशन से, तो उसको यहाँ पे एड्रेस करती है। क्योंकि इंटरनेशनल एविएशन जो एरोप्लेन है इसमें भी आपका जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि इससे भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इको फ्रेंडली होंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस जो है ना ये ओवरऑल आपका कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसके पे भी ध्यान दिया जा रहा है। सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ओशन एनर्जी के साथ। तो ओशन एनर्जी बहुत बड़ी टॉपिक है अपने आप में, तो उसमें आपको विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सारी एनर्जी मुझे समझानी है। तो मैं अच्छे से आराम से आपको जो है कल इवनिंग में, आज इवनिंग में मैं आपको उसकी लेसन्स प्रोवाइड करूँगी और उसमें अच्छे से समझाऊंगी। आज बस थोड़ी सी यहाँ पे रखती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जितनी भी यहाँ पे टॉपिक थी मैं इसको आपको डील कर दी हूँ। ओके, कल हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओशन एनर्जी। उसमें आप लोग को बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आप लोग टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहिए, प्रीवियस लेसन मेरे देखते रहिए, और आगे के लेसन जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको ज़रूर आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतनी ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग मेरे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दोगे। साथ ही अगर आपको अच्छी लगी है लेसन तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही अगर आप लोग को कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो डू कमेंट मी एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।